प्यारे बच्चों, आज हम लोग किरचॉफ के नियम को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग समझेंगे किरचॉफ के नियम क्या है, किरचॉफ के नियम का क्या उपयोग है, किरचॉफ के नियम कितने प्रकार के होते हैं, किरचॉफ के नियम ओम के नियम से किस प्रकार से भिन्न है। इन सभी बातों का हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। किरचॉफ के नियम को जो है जर्मन वैज्ञानिक, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, जर्मन वैज्ञानिक किरचॉफ ने 1942 ईस्वी में दिए। यानी कि किरचॉफ के नियम के बारे में जर्मन वैज्ञानिक जो है किरचॉफ ने जो है 1942 ईस्वी में इस नियम को प्रतिपादित किए। और यह जो किरचॉफ का नियम है, यह किरचॉफ का नियम जो है यह ओम्स लॉ के नियम का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी कि ओम के नियम का ही एक विस्तृत रूप है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम कब उपयोग करेंगे और किरचॉफ के नियम का हम लोग कब उपयोग करेंगे। जब विद्युत परिपथ साधारण हो या सरल हो तब परिपथ में प्रवाहित धारा या विभवांतर का मान प्राप्त करने के लिए ओम के नियम का उपयोग किया जाता है। तो ओम के नियम का कब उपयोग करेंगे? जब विद्युत परिपथ साधारण हो, सिंपल हो, सरल हो, ऐसी स्थिति में धारा या विभवांतर का मान निकालने के लिए ओम के नियम का उपयोग करेंगे। लेकिन जब विद्युत परिपथ जटिल हो, ऐसी स्थिति में धारा या विभवांतर का मान प्राप्त करने के लिए किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हैं। किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हैं। तो आइए अब बच्चों हम लोग जानते हैं किरचॉफ के नियम क्या है। तो किरचॉफ के दो नियम हैं। इन दोनों नियमों को बारी बारी से हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टि से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बराबर जो है हमेशा जो है इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से इसे समझते हैं। तो बच्चों, किरचॉफ के दो नियम हैं। यहाँ पर पहला नियम की हम लोग व्याख्या कर रहे हैं और उसके बाद दूसरे नियम की व्याख्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला नियम क्या है। पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या इसे किरचॉफ का संधि नियम के नाम से भी जानते हैं, या इसे किरचॉफ का बिंदु नियम के नाम से भी जानते हैं, या इसे किरचॉफ का धारा नियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और किरचॉफ का धारा नियम जो है, केसीएल जो है, ये ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये अलग अलग नामों से हम लोग जो प्रथम नियम को हम लोग बोल सकते हैं। अब सवाल है कि किरचॉफ का प्रथम नियम है क्या। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट हम लोग पहले लिखते हैं। विद्युत परिपथ में किसी संधि पर
समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। ये कौन बोल रहा है? तो किरचॉफ के प्रथम नियम का यह स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर सवाल है कि संधि आप किसे बोलेंगे? विद्युत परिपथ तो हम लोग समझते हैं, ये संधि क्या होती है? संधि का मतलब जहाँ से दो से अधिक रास्ता हो। जैसे मान लेते हैं कोई रेलगाड़ी ये इस तरह से आ रही है, कोई रेलगाड़ी इधर से आ रही है, और जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं कि ये जंक्शन है, पटना जंक्शन है, या दिल्ली जंक्शन है, या बनारस जंक्शन है, या और भी कोई जंक्शन हो, तो ये ट्रेन जो है इधर आ रही है, और जब यहाँ से जंक्शन से दो रास्ता होगा तभी इसको बोलेंगे कि ये पटना जंक्शन है या दिल्ली जंक्शन है। यदि ट्रेन आएगी और सीधे चली जाएगी और यहाँ पर कोई रुकावट हो, मतलब कि रुकने वाला ट्रेन का जगह हो, तो इसको जंक्शन नहीं बोला जाएगा, इसको बोलेंगे, नाम से दे देंगे, कोई भी स्टेशन हो जाएगा। तो ये कहलाएगा स्टेशन, और यह क्या कहलाएगा? जंक्शन कहलाएगा। जंक्शन का ही हिंदी रूप जो है संधि होता है। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पर दो दिख रहे हैं, तीन एक ये, एक और एक और ये, यानी कि एक से अधिक रास्ता, दो या दो से अधिक भी रास्ता हो सकती है, ये तीसरी भी रास्ता हो सकती है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे संधि। तो यही है संधि। तो हम लोग का विद्युत परिपथ में भी जो है संधि होती है, और उस संधि पर समस्त जो धाराएं हैं, उस समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। आइए इसे डायग्राम से हम लोग बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कुछ करंट ले लिए हैं, ये करंट आई है, ये करंट है, एक दूसरा हो गया, एक तीसरा हम लोग ले लिए, और ये के चौथा हो गया, और ये एक पांचवा हो गया। ये मान लेते हैं कि ये आने वाली है, जाने वाली है, ये आने वाली है, ये जाने वाली है, और ये आने वाला है। इसको धारा मान लीजिए I1, इसको मान लेते हैं I2, इसको मान लेते हैं I3, इसको मान लेते हैं I4, और इसे मान लेते हैं हम लोग I5। तो यह क्या होगा? संधि होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? संधि बोलेंगे हम लोग। तो ये हो गया संधि, यानी कि यहाँ से कई धाराएं आ रही है और जा रही है, इस तरह से यह क्या कहलाएगा? संधि हो जाएगा। और यह संधि कहाँ लेना है? तो किसी विद्युत परिपथ में लेना है। तो यहाँ पर जितनी भी धाराएं देख रहे हैं, सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ मान लेंगे कि संधि पर लिखेंगे, संधि पर आने वाली जो धारा होगी उसको क्या मानना है? आने वाली धारा धनात्मक लेंगे हम लोग। आने वाली धारा धनात्मक मानते हैं, और संधि से जाने वाली धारा ऋणात्मक मानते हैं। तो आने वाला धनात्मक और जाने वाला ऋणात्मक। तो आप देखिए यहाँ पर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए I1 जो है इस संधि पर आ रहा है, तो इसको धनात्मक मान लेते हैं I1, आगे प्लस नहीं भी देंगे तभी प्लस। I2 जा रहा है, तो जाने वाले के लिए क्या लेना है? ऋणात्मक, तो यहाँ लिखेंगे माइनस I2। फिर I3 आ रहा है, तो आने वाले के लिए धनात्मक, तो लिखेंगे प्लस I3 नहीं। और देखिए चौथा ये जो देख रहे हैं ये जा रहा है, तो जा रहा है, तो फिर हम लोग ले लेंगे यहाँ पर माइनस I4। आप यहाँ पर भी ये माइनस हम लोग ले सकते हैं। और पांचवा देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा I5, ये बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो और सबका यहाँ पर लिखे बीजीय योग, तो देखिए प्लस दे दी है और यहाँ पर आप माइनस दे दीजिए, ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी धाराएं हम लोग की है संधि पर आने वाली और जाने वाली, सबका हम लोग योग लिखे हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं I1 अब प्लस माइनस माइनस, तो ये हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। फिर ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा I3, प्लस माइनस माइनस,
ये हो जाएगा I4 और ये फिर हो जाएगा I5 है ये I5 बराबर 0। अब जितना भी माइनस वाला है सबको एक तरफ। तो देखिए हम लोग का ये स्टेटमेंट पूरा हो गया। ये जो स्टेटमेंट हम लोग लिखे हैं ये कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं, किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। देखिए सबका योग हम लोग शून्य लिखे। अब देखिए इसी को हम लोग दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्लस वाला को एक तरफ और माइनस वाला को एक तरफ। तो जब आप करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे I1 प्लस I3 प्लस और I5 बराबर हो जाएगा I2 और प्लस क्या हो जाएगा I4। ये इधर चला जाएगा प्लस, ये इधर भी चला जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा I4। तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा जा सकता है संधि पर ना आने वाली धारा बराबर लिखेंगे जाने वाली धारा। यहाँ पर ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि किरचॉफ का पहला नियम क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है, किसी भी संधि पर, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। या हम लोग बोल सकते हैं संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी का जो है ये दूसरे रूप में हम लोग लिखे हुए हैं। तो बच्चों हम लोग यह जाना कि संधि पर आने वाली धारा बराबर संधि से जाने वाली धारा। नोट करके आपको एक बात याद रखना है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये बच्चों किरचॉफ के प्रथम नियम पर एक हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं और I4 का जो मान है ये हम लोग को प्राप्त करना है। यह हो गई संधि, ये संधि हो गया, ये हो गया संधि हो गया। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है यह बोलता है संधि पर आने वाली धारा, यानी लिख सकते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से ना हम लोग लिख सकते हैं संधि पर आने वाली धारा बराबर संधि से जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा कौन है? तो आने वाली धारा देखिए, आने वाली धारा है ये I1 आने वाली धारा है और I2 भी आने वाली धारा है। तो इस तरफ लिख देंगे हम लोग, तो लिखेंगे I1 और प्लस I2। और देखिए इसको मान लीजिए आप I3, इसको मान लेते हैं हम लोग I3 और ये है I4। जाने वाली कौन कौन धारा है? तो I3 है और I4 है। तो बराबर लिखेंगे I3 और प्लस I4। तो हम लोग को I4 का मान निकालना है। तो I4 का मान निकालना है तो लिखेंगे I4 बराबर I1 प्लस I2। ये I3 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे I3। I1 का मान 20 एम्पियर है, नहीं, प्लस I2 का मान 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर, और माइनस I3 का मान 16 एम्पियर है, ये हो जाएगा 16 एम्पियर। तो देखिए 20 10 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 एम्पियर और घटाव 16 एम्पियर, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 एम्पियर। ये हो जाएगा आंसर, यानी कि I4 का मान हो जाएगा 14 एम्पियर। ये हो गया। आइए हम लोग एक दूसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर एक किरचॉफ के प्रथम नियम के आधार पर एक हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ एक संधि है, दिख रहे हैं, ये संधि है एक, तो इस संधि को हम लोग मान लेते हैं पहला संधि है।
एक संधि यहाँ है, इसको मान लेते हैं दूसरा संधि है, और एक संधि ये है, इसको मान लेते हैं हम लोग तीसरा संधि है। यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर ही डायरेक्ट आपको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप इसको देखिए अलग अलग बढ़िया तरीके से समझिए। तो संधि 1 पर, पहले संधि पर काम कर रहे हैं, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। यहाँ से देखिए 6 एम्पियर की धारा आ रही है और 2 ही एम्पियर की जा रही है, तो और जो शेष बचेगा वह जाएगा, क्योंकि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अप्लाइंग हम लोग लिखेंगे, अप्लाइंग केसीएल का हम लोग उपयोग करेंगे। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो आने वाली धारा यहाँ पर 6 एम्पियर है और जा रहा है 2 एम्पियर, यानी कि यहाँ से और जाएगा कितना एम्पियर का, तो 4 एम्पियर का धारा जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, आप इसको मान लीजिए, हम लोग अपने मन से मान लेते हैं I1। तो यहाँ लिखेंगे 6 एम्पियर बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर और प्लस I1। तो I1 बराबर लिख पाएंगे हम लोग 6 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, ये कितना एम्पियर हो जाएगा, 4 एम्पियर। तो यहाँ से 4 एम्पियर जाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे संधि 2 पर, दूसरे वाले संधि पर। अब यहाँ पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा है 4 एम्पियर, आने वाली धारा है 6 एम्पियर, तो 6 4 10 और जा रहा है 2, तो और धारा यहाँ से जाएगा, आप इसको मान लीजिए I2। तो संधि 2 पर हम लोग लिखेंगे आने वाली धारा, तो आने वाली धारा कौन है, I1 है, यानी कि लिखेंगे हम लोग I1 प्लस 6 एम्पियर और प्लस, यहाँ पर देख रहे हैं अब प्लस नहीं होगा, 2 ही आ रही है, एक I1 और एक 6, तो हम लोग लिखेंगे अब बराबर हो जाएगा, और किसके बराबर, तो 2 एम्पियर और प्लस I2। I1 का वैल्यू हम लोग निकालनी है, कितना है, 4 एम्पियर, या लिखेंगे 4 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर बराबर 2 एम्पियर और प्लस ये हो जाएगा I2। तो I2 बराबर लिखेंगे, देखिए 6 4 10, तो 10 एम्पियर और घटाओ ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 एम्पियर, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर, यानी कि I2 का मान हो जाएगा 8 एम्पियर। अब तीसरे वाले संधि पर आइए, फिर लिखेंगे हम लोग संधि 3 पर ना। तो संधि 3 पर देखिए आने वाली धारा है 8 एम्पियर, ये 8 एम्पियर, ये 3 दिखाए हम लोग, संधि का नाम है। तो 8 एम्पियर आ रही है, 6 एम्पियर आ रही है और जा रहे हैं यहाँ पर 9, तो और शेष जाएगा, क्योंकि 8 6 14 और 9 ही जा रहा है, तो और यहाँ से हम लोग को जाना चाहिए, तो ये जाने वाला का डायरेक्शन बाहर। फिर यहाँ लिखते हैं संधि 3 पर हम लोग लिखेंगे आने वाली धारा है I2 आप प्लस, देख रहे हैं यहाँ पर 6 एम्पियर, ये लिखते हैं 6 एम्पियर, जाने वाली है 9 एम्पियर और प्लस ये I का मान निकालना है, नाम दे दीजिए I। तो देखिए I2 का मान यहाँ पर प्राप्त है हम लोग को, कितना है, 8 एम्पियर, लिखेंगे 8 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर, लिखेंगे 9 एम्पियर प्लस I। तो I बराबर लिखेंगे 8 6 14, I इधर चला जाएगा 9, तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 14 एम्पियर माइनस 9 एम्पियर, नहीं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एम्पियर, यानी कि I का मान कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर, यही हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को, जब एक से पहले वाले क्वेश्चन में केवल एक संधि था, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 संधि हो गई, तो प्रत्येक संधि पर हम लोग जो है किरचॉफ के पहले नियम का हम लोग उपयोग करेंगे, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, और इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों हम लोग यहाँ पर आइए, एक और प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, और देखिए यहाँ पर जो है 3 संधि है इस विद्युत परिपथ में, ये पहला संधि हो गया, ये दूसरा संधि हो गया और ये तीसरा संधि हो गया। I1 I2 और I3 का मान हम लोग को प्राप्त करना है। तो देखेंगे हम लोग प्रत्येक संधि के लिए काम करते हैं, संधि पर जितनी धारा आएंगी उतनी ही धारा जाएंगी। तो देखिए 10 एम्पियर की धारा आ रही है, 8 एम्पियर की धारा आ रही है, तो 18 एम्पियर की धारा आ रही है, यानी कि आने वाली धारा हो गई 18 एम्पियर, जा रहा है यहाँ पर केवल 4, तो और कितना जाएगा 14 एम्पियर, यानी कि 14 एम्पियर का धारा जो है जाएगा इस संधि से। अब ये यहाँ पर आते हैं हम लोग दूसरे वाले संधि पर, 14 एम्पियर की धारा आ रही है, 4 एम्पियर की धारा आ रही है, यानी कि आने वाली धारा कितनी है, 14 4 18, 18 एम्पियर हो गई, और यहाँ पर गया है 6 एम्पियर जा रहा है, तो और कितना जाएगा, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा,
तो 14 4 18 एम्पियर की धारा आ रही है और केवल अभी गई है 6 एम्पियर, और कितनी जाएगी, तो 12 एम्पियर की धारा जाएगी। तो ये हो गया जाने वाली धारा, यहाँ से इस संधि से जाने वाली धारा। अब तीसरे संधि पर आते हैं। आने वाली धारा 12 एम्पियर है, आने वाली धारा 8 एम्पियर है, यानी कि आने वाली धारा टोटल कितनी हो गई, 20 एम्पियर, और गई है केवल 4 एम्पियर। तो और कितना एम्पियर के यहाँ पर धारा जाएगा, तो देखिए 20 एम्पियर आ रही है तो 20 एम्पियर जाएगा, लेकिन अभी गया है केवल 4, तो यहाँ जाएगा 16 एम्पियर। इस तरह से I1 का मान हो जाएगा 14 एम्पियर, I2 का मान हो जाएगा 12 एम्पियर और I3 का मान हो जाएगा 16 एम्पियर। तो इस तरह से किरचॉफ के पहले नियम का हम लोग जो है इस तरह का उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किरचॉफ का पहला नियम बहुत इजी है, बस संधि को ध्यान देना है और कौन धारा आ रही है कौन धारा जा रही है, इसे हम लोग ध्यान देकर क्वेश्चन को इजी वे में, साधारण वे में हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।